डायमेंशनल इक्वेशन होगी वही हीट की एनर्जी, ठीक है। यहाँ हीट के लिए क्या हो जाएगी, टाइप ऑफ एनर्जी है तो ml² d - 4 पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देन स्पेसिफिक हीट, अब आप चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे आप एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा ले रहे हैं, वो -20 पर है, ठीक है, और आप उसे हीट देना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी गर्म करना शुरू करते हैं बाय सम एक्सटर्नल हीट, गैस में वाटर के उसमें बर्फ, ठीक है। तो उस केस में आप क्या देखते हैं कि कंटिन्यूसली उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, बर्फ का, ठीक। इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स जो है उनका मोशन बढ़ते जा रहा है, यानी उनके पास में हीट एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये हीट एनर्जी सिर्फ उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ कितना टेम्परेचर बढ़ाना है इस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है। आप सेम अमाउंट ऑफ आइस को और सेम अमाउंट ऑफ सेम मास, इसको बोल रहे हैं सेम मास ऑफ आइस और सेम मास ऑफ पीस ऑफ आयरन, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दें तब भी दोनों का टेम्परेचर अलग अलग बढ़ेगा, ठीक। इसका मतलब कोई और तीसरा फैक्टर है मास और टेम्परेचर के अलावा जो हीट को अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। दैट हीटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, जबकि उस मटेरियल का कितना ग्राम लिया है आपने, 1 ग्राम लिया है, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू Q अपॉन m इंटू डेल थीटा। Q हीट है तो उसके लिए डायमेंशनल इक्वेशन ml² t - 2 हो जाएगा, m मास है तो कैपिटल M हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए ध्यान रखा, अब क्या टेम्परेचर एक और SI सिस्टम में एक फंडामेंटल यूनिट है, M केस में तो है ही नहीं, उससे तो मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। SI सिस्टम में एम्पियर हमने कल देखा था, जोड़े थे, और आज जोड़ रहे हैं अपन एक और एक्स्ट्रा चीज़ दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। और उस टेम्परेचर को थीटा या के से शो करते हैं, थीटा और के, केल्विन होता है तो के से शो करते हैं, तो यहाँ मैंने थीटा से शो किया, कुछ बुक्स में आपको के से मिलेगा, तो यहाँ पर जो डेल थीटा है उसको थीटा से शो करेंगे। m से m कैंसिल हो जाएगा तो m टू द पावर 0 हो जाएगा, l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2, और ये थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा टू द पावर -1, ये डिफरेंट है, ठीक। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो आ रही है वो थीटा है, ध्यान रखना है। तो ये किसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट की। उसके बाद थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का एक जनरल मीनिंग क्या होता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है, इसका मतलब आप कितनी चीज़ों को ग्रहण करके रख सकते हैं। जैसे कोई बोलता है कि उसकी जो सोचने की ताकत है ज़्यादा है, ठीक है, या किसी की मेमोरी की पावर ज़्यादा है, तो कैपेसिटी टू रिमेंबर इज़ मोर। तो वैसे ही यहाँ पर हीट कितनी ज़्यादा अमाउंट में वो इकट्ठी करके रख सकता है, उसको अपन हीट कैपेसिटी शो करते हैं, ठीक है। तो यदि 1 ग्राम अपन मास लेते थे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते थे, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी वो स्पेसिफिक हीट थी। अब हम 1 ग्राम नहीं लेंगे, जो भी हमको मटेरियल दिया है उस मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी दैट इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गिवन बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरा मास लेना है, 1 ग्राम नहीं करना है। इसके पहले वाले में अपन ने क्या देखे थे कि हमने 1 ग्राम मटेरियल लिया था, यहाँ जो भी मास अपने को दिया हुआ है उसी को लेना है, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी दैट इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। तो सीधी बात है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर हीट अपॉन टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो हीट अपॉन, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इंक्रीज करना है, ठीक, यानी डेल थीटा कितना करना है 1, तो Q अपॉन टेम्परेचर आ जाएगा। तो Q अपॉन टेम्परेचर है तो Q हीट है उसकी ml² t - 2 हो जाएगी, और T टेम्परेचर है उसका थीटा हो जाएगा। तो ओवरऑल इट विल बी ml² t - 2 थीटा -1, ठीक है। ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। ये थर्मल कैपेसिटी हो गई, ये स्पेसिफिक हीट हो गई, और ये हीट हो गई। ये 3 जो है ये हीट से रिलेटेड डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट भी है, उनको भी अपन देख रहे हैं। PV इज इक्वल टू NRT बोलते ही साथ बहुत से आप लोगों के स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT क्या होता है, गैस इक्वेशन, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ मटेरियल 1 मोल ऑफ गैस, उसके लिए PV इज इक्वल टू RT, ये ऑलवेज फॉलो होता है। N मोल ऑफ गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT। कितने लोगों को याद है, याद है कि नहीं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा कभी, अब याद कर लो, ठीक है। कि यदि गैस है तो गैस किसी न किसी सिलेंडर भरी होती है, ठीक है। ये इस तरीके सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उसके पास प्रेशर होता है, उसका खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, और उसका जो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में वो T है जी, और इसके अंदर जो मास ऑफ गैस है वो N मोल है, N मोल,
तो उस केस में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये ऑलवेज फॉलो होता है, इसलिए इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इतना हो गई। यदि आइडियल गैस है तो बाद में अपन देखेंगे कि रियल गैसेस के लिए कुछ अलग होता है। तो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, हमको क्या पूछता है कि फाइंड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो R के लिए निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV अपॉन NT हो जाएगा। तो PV अपॉन NT हो गया। P प्रेशर है, प्रेशर के लिए कितना होता है, M L-1 T-2 पढ़ा था अपन ने। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वहाँ से निकाला था। और वॉल्यूम L³ हो जाएगा। N नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर एक क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन नहीं होती, क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती है। और लास्ट है T टेम्परेचर, उसको थीटा K से शो करते हैं। थीटा को ऊपर ले आएंगे, L² और L-1 मल्टीप्लाई होगा तो इतना मिल जाएगा। डाउट क्या, बट बहुत पहले पूछ दिया गया है, बता देता हूँ। गैसेस तो आपको पता है क्या होगी, है ना। हम जो इनहेल करते हैं वो एटमॉस्फेयर की एयर होती है, उसमें से हम किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिल करके हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों गैसेस जो है वो 99.9% है, बाकी 0.1% और डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैसेस, अदर गैसेस, हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र, बहुत सारी और दूसरी गैसेस हैं, ओजोन। ठीक है, ये सारी गैसेस जो हैं ये कुछ डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं। ठीक है, आपको पता है कि यदि एक पीस ऑफ वुड है, आप उसको प्रेशर, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि एक स्पंज है उस पर फोर्स लगाओगे तो उसका भी शेप या साइज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इतने ईजीली नहीं होता। लिक्विड का भी शेप जो है, यदि आप बैलून में, होली के समय कई बार बैलून फेंके होंगे पानी से भर के, ठीक है, वैसे ही पानी भर के बैलून में रखो तो उसका शेप थोड़ा सा लंबा सा हो जाता है। यदि अपन प्रेशराइज प्रेशर लगाते हैं तो वो उसका शेप बदलने लगता है। ठीक है, प्रेशर लगाते हैं ना, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। गैसेस जो होती है उनको यदि अपन सिलेंडर भरे, जैसे बताया कि सिलेंडर में ही भरना होगा गैसेस को, हवा तो है यहाँ बहुत सारी, लेकिन हम उसके ऊपर कोई इफेक्ट देखना चाहते हैं तो उस इफेक्ट को देखने के लिए एक चैम्बर होना चाहिए। ठीक है, उस चैम्बर में या उस पर्टिकुलर सिलेंडर में आप उस गैस को भरेंगे। ठीक है, किसी प्रेशर पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा उसका। अब उसमें एक पिस्टन लगा देंगे। अब पिस्टन को यदि अपन प्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम बड़ी तेज़ी से घटता है। हवा भरे हो गया आपने, दूसरा पति बंद भी कर दो तब भी आप थोड़ा सा तो अंदर तक घुसा सकते हो सिलेंडर को, पिस्टन को। छोड़ोगे तो पिस्टन वापस भी जाता है थोड़ा सा ऊपर तक। ठीक है, लेकिन बार बार यदि पुश करते जाओगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होने लगता है गैस का। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज करते हो तो उसके टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जितनी आइडियल गैसेस हैं हम एज्यूम करते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। आपको पता है कि हर दो मॉलिक्यूल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, किसने बताया था, न्यूटन ने। ठीक है, सारे दो पार्टिकल यदि लेंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, उससे थोड़ा कम लिक्विड में होगा। और आइडियल गैस में ऐसा माना जाता है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। आइडियल गैस, मेक इट क्लियर, आइडियल गैस। तो वो रैंडम मोशन करेंगे। ठीक है, और रैंडम मोशन जब करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो उनके मोशन के कारण यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण उनके पास एक हीट रहती है, दैट एक एनर्जी रहती है। दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज हीट। तो हीट इज द एनर्जी पॉसेस्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। यदि पार्टिकल्स मोशन करना बंद कर देंगे तो हीट जीरो हो जाएगी, टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा गैस का। ऐसा कभी नहीं होता है, अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो इज़ ओनली हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो यदि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर देंगे -273 तो डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में क्या होगा कि सारे गैस के मॉलिक्यूल रुक जाएंगे जहाँ है वहीं। उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन अभी तक हमको नहीं मिली है। ठीक है, तो आइडियल गैस में यदि है तो कंटिन्यूअस मोशन रहेगा, लेकिन मोशन के ड्यूरेशन में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। यानी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच कितना होता है, जीरो, ऐसा मानते हैं। और इसलिए उनकी जितनी भी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, अभी बाद में ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए दैट्स व्हाई वी से दैट इन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। अभी आपको इतना ज़्यादा डिस्कस करने नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं पता ठीक से। ठीक है, बाद में जो फर्दर चैप्टर्स आएंगे यू विल सर्टेनली नो दैम। ठीक, एक चीज़ समझ लें, आपको नहीं मालूम है पर आप मालूम कर सकते हैं, ये बात सही है।
ठीक है। मैं हमेशा ये बोलते रहता हूँ कि आप इसको निगेटिव वे में ना लें कि हमको नहीं पता, ठीक है। नहीं पता का मतलब है कि हम पता लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हम पता लगाएंगे, बहुत जल्दी पता चलेगा हमको कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं आगे स्टार्ट करूँ कि ये जितनी आइडियल गैसेस होती है उन आइडियल गैसेस का इक्वेशन होता है जिसको फॉलो करते हैं, ऑलवेज फॉलो करते हैं, दैट इज़ PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन दैट गैस है, R क्या चीज़ है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एनी क्वेश्चन? इनका यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि इट हैज़ ए डेफिनेट वैल्यू एंड दैट इज़ 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होता है PV अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट या PV प्रोपोर्शनल टू T, वी कॉल इट गैस इक्वेशन। और प्रोपोर्शनली का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट अपीयर होता है विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर हुआ? एंड इट्स वैल्यू इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके ऋषिता, गॉट इट? चले आगे बढ़े। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता चल गया आपको। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? अभी मैंने क्या बोला कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? मोलर मास, यानी 1 मोल यदि होगा तो कैपिटल R, N मोल रखे होंगे तो N इंटू R। पर कई बार आपके पास मोलर मास नहीं होता है, एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना होता है फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो उस कंडीशन में भी PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, PV अपॉन T इज इक्वल टू K कहलाता है। इफ गैस हैज़ 1 मॉलिक्यूल ओनली, ऐसा तो कभी होता नहीं है, ठीक है। पर यदि आप इमेजिन कर लेते हैं कैपिटल R निकाल लेते हैं तो कैपिटल R अपॉन N कर देंगे। कैपिटल N क्या कहलाता है? एवोगैड्रो नंबर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ अपने सुनी सी हैं, वो अपने को पढ़नी है, ठीक है। तो कैपिटल N जो है एवोगैड्रो नंबर है। 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज़ डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, और डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स इन इट, ठीक है। एटॉमिक गैस होगी, जैसे कौन सी हो गई? हीलियम, तो उसमें एटम्स होंगे। और यदि मॉलिक्यूलर गैस होगी लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने होते हैं? कैपिटल N एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23, ये पर मोल होता है। पर ग्राम मोल बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी उस ऑब्जेक्ट, उस गैस का यदि 1 ग्राम मोल लेते हैं, यानी 1 ग्राम मोल का मतलब क्या हुआ? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मिलेंगे ऑलवेज 6.023 इंटू 10⁻23 मिलेंगे, विच इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। रिपीट, कोई भी गैस ले आप, हर गैस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑलवेज कैपिटल N होते हैं। कैपिटल N इज एवोगैड्रो नंबर विच इज़ 6.023 इंटू 10⁻23 पर ग्राम मोल, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल N का जब डिवीज़न करोगे किसमें? कैपिटल R में, कैपिटल R में, तो R अपॉन N ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगेन R डेफिनेट है 8.31, कैपिटल N डेफिनेट है 6.023 इंटू 10⁻23, तो K भी तो कांस्टेंट होगा, इट विल हैव अ डेफिनेट वैल्यू। और वो कितनी होती है? इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी 1.38 इंटू 10⁻23, ये K की वैल्यू होती है, ठीक है। जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर केल्विन, सॉरी, जूल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है, याद रहेगा। तो ये K की वैल्यू होगी। अभी मैं उस K पर आ जाऊँ तो आप देख रहे हो K के लिए जब डायमेंशनल इक्वेशन निकालेंगे तो K इज इक्वल टू R/N हो गया। R के लिए अब भी अपने डायमेंशनल इक्वेशन निकाले, mL² T-2 थीटा -1, और N क्या बताया मैंने? नंबर है, और नंबर है तो नंबर की कोई डायमेंशन होगी नहीं, ठीक है, तो इसलिए उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो सीधे वही डायमेंशनल इक्वेशन मिलने वाली है इसकी जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की है, ठीक है। तो कैपिटल R और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन सेम होती है, याद रखेंगे। तो ये कुछ नई चीज़ें हमने आज डिस्कस की है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूँ फटाफट, ठीक है। उस पर चलने देना, की शुरुआत का नहीं आया था, ठीक है। पहली चीज़ तो हीट क्या बताया मैंने? टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी बोलते ही साथ इसकी डायमेंशनल इक्वेशन वही होगी जो एनर्जी की होगी, गॉट इट। स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट possessed by 1 gram of its material so that its temperature increases by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दोनों को आपको यूनिट करना है, किसको? मास को भी और टेम्परेचर को भी, इसलिए मास का भी डिवीज़न होगा और टेम्परेचर का भी हीट होगा। तो Q के लिए तो आपको पता है mL² T-2, मास के लिए पता है कैपिटल M, टेम्परेचर के लिए कितना पता है? थीटा। अभी देखे थे ना टेम्परेचर की
थीटा और एम को ऊपर ले जाओगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और थीटा ऊपर जाके थीटा टू द पावर -1 बना देगा। तो एम 0 L स्क्वायर T-2 थीटा -1 ये किसकी हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट की। फिर मैंने क्या बताया, थर्मल कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसमें यूनिट मास वाली बात नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो हीट लगेगी दैट इज कॉल्ड इट्स थर्मल कैपेसिटी। तो इसमें किसको यूनिट करना है? सिर्फ टेम्परेचर को, तो इसलिए Q अपॉन टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर के लिए थीटा होता है, ठीक है, Q के लिए तो देख चुके हैं, थीटा ऊपर जाएगा तो डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी। याद हो गया? इसके बाद मैंने बताया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट PV अपॉन T सारे गैसेस के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट यदि 1 मोल गैस लेते हैं तो कैपिटल R के बराबर होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस लेते हैं तो K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमने 1 मोल गैस ली है तो उसके लिए कितना हो जाएगा? कैपिटल R। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PV अपॉन N मोल होने पर PV अपॉन NT, 1 मोल होने पर PV अपॉन T। यहाँ P प्रेशर है, उसका ml स्क्वायर T-2 होता है, कल देखा था फोर्स अपॉन एरिया। V वॉल्यूम है, L क्यूब हो जाएगा। N नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। T टेम्परेचर है, थीटा हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे, जो R का आएगा वही K का आएगा, ठीक है, याद रख लें आप, रिमेंबर कर लें इसको, ठीक है, निकालते मत बैठना वहाँ पर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मैं सबको मिटा दे रहा हूँ और अपने वो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, दैट इज़ व्हाट विल स्टार्ट नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, 200 पैसे सबको पता है। यू ऑल्सो नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है, आपको यही पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि किसी ने सडनली पूछ लिया कि हाउ मैनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम, डाइन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स बट इन CGS सिस्टम। तो आपको किसी ने पूछ लिया कि हाउ मैनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, ठीक है, तो अब आपके लिए अभी तो जवाब नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके एक सिस्टम में हमें उसकी वैल्यू पता होती है और वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अदर सिस्टम, ठीक है। तो कन्वर्शन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये पहला एप्लीकेशन है, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, ये पहला एप्लीकेशन है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको 1 न्यूटन की इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डाइन में कितनी होगी। 1 जूल ये वर्क की या एनर्जी की यूनिट होती है, उसका पता लगाना है कि उसकी वैल्यू CGS सिस्टम में कितनी होगी, ठीक है। ऐसी कई डिफरेंट यूनिट्स है फिजिक, हर फिजिकल यूनिट की हर फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट होगी। एक सिस्टम में पता है तो दूसरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये अपने को यूज़ करना है। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। क्या बोलता है ये कि यदि एक वैल्यू N1 इन वन सिस्टम न्यूमेरिकली ये इक्वल टू N2 इन अदर सिस्टम, न्यूमेरिकली होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं। 1 रुपये बराबर 100 पैसे बोलोगे तो बराबर है, यदि किसी ने बोल दिया 1 रुपये बराबर 50 पैसे तो क्या इक्वल है? ये बिल्कुल नहीं है, तो इक्वलेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर N1 इन वन सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू N2 न्यूमेरिकली, N2 वैल्यू इन अदर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ वन सिस्टम जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी? M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C, ये सिस्टम के हिसाब से उसका डायमेंशनल इक्वेशन है। M1, L1, T1 क्या कहलाएगा? ये फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मास इन गिवन सिस्टम। मास का क्या, जैसे गिवन सिस्टम सपोज MKS है तो मास 1 kg से फंडामेंटल यूनिट होती है उसकी, लेंथ 1 मीटर होती है और टाइम कितना होता है 1 सेकेंड। और जबकि जब कन्वर्ट कर रहे हो उसमें सपोज M2 है, L2 है और T2 है। अपने को डिराइव करना नहीं है इसका, सिर्फ सीधे फॉर्मूला है, पर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि N1 इन वन सिस्टम मस्ट बी न्यूमेरिकली इक्वल टू N2 इन अदर सिस्टम, बराबर होने चाहिए, ठीक। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, ठीक है, कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल ट्रू है, तो आप उसको बराबर बोलते हो ना। 1 मीटर, मीटर मीन्स वन सिस्टम, इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज अदर सिस्टम, ठीक है। तो ये यदि वन सिस्टम में है तो यहाँ उसकी डायमेंशनल वैल्यू के साथ लिखना ABC
कंपेयर करके निकालेंगे उसकी डायमेंशनल इक्वेशन से। m1 क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, L1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन गिवन सिस्टम, T1 फॉर टेम्परेचर। m2 हो जाएगा जिसमें हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जैसे MKS से CGS में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो CGS में मास की बेसिक यूनिट क्या होती है, ग्राम, लेंथ की कितनी होती है, सेंटीमीटर, वो लिखेंगे। इसको जब चेंज करके लिखेंगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 टू द पावर A, L1 बाई L2 टू द पावर B, T1 बाई T2 टू द पावर C। आपको अक्सर बोल दिया जाता है रट डालो, ये फॉर्मूला है, इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, पर कैसे आया वो मैंने आपको 2 लाइनें बता दिया हूँ। आप ट्रांसफर करेंगे तो M2 L2 T2 अपॉन में चले जाएगा, तो M1 बाई M2 टू द पावर A हो जाएगा, L1 बाई L2 टू द पावर B हो जाएगा, T1 बाई T2 टू द पावर C हो जाएगा। अब ये इक्वेशन को हमेशा यूज़ करना है। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे समझ में जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से इज दैट कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम, कई बार लिखा रहता है इनटू डाइन्स, ठीक है, इनटू डाइन्स। डाइन आपको पता होना चाहिए कि इसका कौन सा यूनिट है, CGS सिस्टम यूनिट है। यानी आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो। पहला आपके दिमाग में तुरंत जैसे बताया कि ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस तो ये कि आपके दिमाग में तुरंत इक्वेशन आना चाहिए जो यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये आना चाहिए कि ये सिस्टम दिए हुए हैं आपको, वो कौन कौन से हैं, न्यूटन में, न्यूटन आपको तुरंत याद आना चाहिए, MKS में होता है भाई ये। डाइन में कन्वर्ट करना है, वो किस में होता है, CGS में। अब याद आना चाहिए, अभी तक याद नहीं आता था, अब याद आना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो याद आते जाएगा। अब MKS सिस्टम है और उसको CGS में कन्वर्ट करना है। फिर तुरंत तीसरी चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि किसकी यूनिट है भाई ये, फोर्स की। लिखा नहीं रहता कई बार कि फोर्स की है, ठीक है, तो फोर्स की यूनिट है, तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स दिमाग में आ जाना चाहिए, M1 L1 T-2। इसको तुरंत कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो मास टू पावर A है तो A की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेंथ टू पावर B है तो B की वैल्यू 1 हो जाएगी, और टाइम टू द पावर C है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ये कंपेयर करके मिल गया, ठीक है। अब ये जो अपने को दिया है, अपने को N1 की वैल्यू 1 हो गई है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं N2 में, तो अननोन है, तो N1 की जगह पर 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, N2 अननोन है। मैंने क्या बताया था, अंदर यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है वो गिवन सिस्टम है, ठीक है, उससे फंडामेंटल यूनिट्स है। जैसे M1 गिवन सिस्टम MKS में मास की यूनिट है, वो कितनी होगी, 1 kg, ठीक है। जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम। 1 ग्राम लिखना है ना, जो उनकी फंडामेंटल यूनिट्स है वही लिखनी है। अपना दिमाग में चलाना कि यहाँ 1 ग्राम लिख दिए, 1 kg लिख दिए, या 1000 ग्राम लिख दिए, नो, 1 kg और यहाँ 1 ग्राम टू द पावर 1। यहाँ 1 मीटर, क्योंकि आपको पता है MKS सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर होती है, और जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो सेंटीमीटर टू द पावर 1। सेकेंड इसमें सबसे आसान है टाइम की, क्योंकि हर सिस्टम में टाइम के लिए सेकेंड ही है, उसकी पावर -2। अब ऊपर जो वैल्यूज़ दी है अपने को फंडामेंटल यूनिट्स, उसका कन्वर्शन आना चाहिए अपने को दूसरे में, इसलिए आपको पता होना चाहिए 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसके बाद मैं चार्ट लिखवा देने वाला हूँ जिसमें कन्वर्शन रहेंगे CGS टू MKS, MKS टू FPS, FPS टू CGS, सबके फंडामेंटल यूनिट्स लिखवाऊंगा इसके आप, ठीक है। यहाँ 100/1 सेंटीमीटर, तो 1 ही हो जाएगा, सेकेंड कैंसिल होकर के। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 3, 1000 यानी क्या होता है यश, 10 टू द पावर 3 होता है, तो उसको लिख देंगे 10 टू द पावर 3, ठीक है। 100 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर 100 को क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर 2। आखिरी वाला तो 1 ही है, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2, इसका मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5। ये वैल्यू किसकी आ गई, N2। किसको किस में रिप्लेस कर देंगे, 1 में, रिप्लेस इन 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये हो गया कन्वर्शन इनके बीच में, सो सिंपल, ठीक है। तो आप लोग इसको जब तक फट से नोट कर रहे हो, मैं अगले वाले की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। भाई राणा वहाँ पानी रखा जी यूनिट इन CGS सिस्टम। अब ये आपको शायद पहली बार पता चल रहा होगा, कुछ लोगों को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो याद रखें। जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्थ, तो इसमें N1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और जो सिस्टम हो जाएगा उसमें सिस्टम कौन सा है, ये जूल जो है ये SI सिस्टम है, ध्यान रखना, या MKS सिस्टम। उस MKS सिस्टम से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS में। दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अर्ग CGS यूनिट है, कोई बताएगा नहीं, एग्जाम में लिख के नहीं मिलेगा आपको कि जूल MKS है और अर्ग CGS है, नो, नॉट एट ऑल, यू मस्ट नो दैट,
ठीक है, तो अब मैं बताते जा रहा हूँ, उनको ध्यान में रखेंगे। तो 1 जूल को कन्वर्ट करना है और N2 की वैल्यू कैसी है, अननोन है। ठीक है, ये जूल जो है ये एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एनर्जी इज m1 L2 T-2। किसी कोई प्रॉब्लम, ये पढ़े थे अपन ने। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर A की वैल्यू कितनी आएगी 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2। रिप्लेस कर देंगे 1 में, उस 1 में। तो N2 की वैल्यू अननोन है, N1 फाइंड आउट करना है, N1 के लिए 1 दिए सॉरी। M1 किस सिस्टम में, M के सिस्टम में 1 kg लिखेंगे अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर B मीन्स 2, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर -2। अब तो इजीली सॉल्व कर लोगे। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर 2, और ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ ग्राम से ग्राम कन्वर्ट हो कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 1000 का मीनिंग क्या होता है, 10 टू द पावर 3। ये 100 टू द पावर 2 है, कितना होगा 100 मतलब 10 टू द पावर 2 होता है, और उसकी पावर फिर 2 है तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, आपके पास ज़्यादा टेंशन जा रही हो तो 100 इंटू 100 लिख लो, 1 2 3 4 पावर और बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4। 3 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 10 टू द पावर 7। ये किसकी वैल्यू आ गई, N2 की। इसको किस में रिप्लेस कर देंगे, अपन ने शुरू में मान लिया था कि लेट 1 जूल इक्वल्स टू N2 अर्ग। इसको ब्लैक कलर से कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने शुरू में क्या एज्यूम किया था, लेट, ये गड़बड़ करता है, लेट 1 जूल इक्वल्स टू N2 अर्ग, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था। अब यहाँ रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस इन 1, तो क्या हो जाएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये इसके बीच में कन्वर्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं जरा ध्यान से, क्योंकि 2 यदि ये समझ में आ गए तो इसके बाद के पूरे कर डालोगे मेरे को। ठीक, आज आप लोग क्लास वर्क जरूर देखें। जो लोग क्लासरूम में एंटर